नमस्ते सर। नमस्कार। दीक्षा, अरे दीक्षा, सर कहाँ गायब हो जाती है बेटा तू बीच बीच में? हाँ, घूमने चली जाती है? हाँ? सर मैं सो गई थी कल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो हम कौन सा सर सेल पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो एक टेबल बना लो और इस टेबल में लिख लो इधर इधर तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इधर लिख लो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर? अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जबकि इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी। क्लियर? इतने में किसी को डाउट है तो बता दो। अब हमको कैसे पता लगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है? जो सेल हमको एनर्जी दे वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है और जिसको हम एनर्जी दें वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। ठीक है, तो अगर हमें डिफरेंस करने में प्रॉब्लम है तो फिर से सुन लो। जिसको हम एनर्जी दें वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक। और जिससे हम एनर्जी लें तो वो कौन सा है? जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल। मोबाइल को जब हम मोबाइल को रिचार्ज कर रहे हो तो वो कौन सा सेल हो जाएगा? जब हम मोबाइल को रिचार्ज कर रहे हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स। ठीक है, नंबर 2, इसकी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है और इसकी जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मीन्स है जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहेंगे मोबाइल रिचार्ज होता रहेगा। जैसे ही हम उसकी सप्लाई को रोक देंगे चार्जिंग भी क्या हो जाएगी? बंद। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन बंद हो जाएगा। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एनोड नेगेटिव होता है। कैसा होगा? एनोड नेगेटिव। जब इसमें एनोड नेगेटिव होगा तो बताओ इसमें एनोड कैसा होगा? है कोई बता सकता है? इसमें एनोड पॉजिटिव होगा। फोर्थ बात, इसमें कैथोड पॉजिटिव होता है तो इसमें कैथोड कैसा होगा? इसमें कैथोड नेगेटिव होगा। नंबर 5 नंबर पॉइंट, और ये हम फिर एक एक करके समझेंगे। में और बाकी
क्लियर है? हटा दे, हटा दें क्या भैया? आवाज आ रही है? यस सर। कोई दिखने सुनने में परेशानी? नहीं। अब हम अपने मेन हमारा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मेन काम है केमिकल एनर्जी को किसमें बदलना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और कैसी रिएक्शन में? अब वो यहां पर एक क्वेश्चन पुटअप करेगा कि डायरेक्ट तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो रिएक्शन हो सकती है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो किसमें ये वाला होगा, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। डायरेक्ट का तो मतलब ये है कि हमने एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट को भरा और उसमें जिंक की रॉड को डाल दिया। तो पहली बात तो ये बताओ, क्या इसमें रिएक्शन होगी क्या जिंक और कॉपर सल्फेट की? जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को हाँ जी। डिस्प्लेस कर देगा। तो कंटेनर में ही रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का कहीं भी फ्लो नहीं होगा। तो जो भी एनर्जी है वो इसमें से किस फॉर्म में निकल जाएगी? वो हीट बन के निकल जाएगी। तो डायरेक्ट में हीट निकलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बनेगी। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे, मतलब हमने दो अलग अलग कंटेनरों में इनको कनेक्ट किया, जब हम अलग अलग कंटेनर में एक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो किसका फ्लो हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो जो सर वॉइस बीच बीच में रुक रही है। कन्वर्ट होती है। सर बीच बीच में वॉइस रुक रही है, ये वीडियो। वॉइस रुक रही है? सर ये क्या है? अरे हर्षित, तेरी भी रुक रही है? हाँ सर, वॉइस भी और वीडियो भी। हाँ जी सर, वीडियो भी रुक रही है बीच में। मतलब हाँ? अब कैसे नेट बदले? ऐसे नेट बदले कि इसे बंद कर दे। अब ठीक है? है? जी सर, अभी तो जी। सही आ रही है। अब ठीक आ रही है? हाँ जी सर, अभी सही आ रही है। अभी भी आवाज खराब? ओके सर। अब सही है सर। ओके। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इनडायरेक्ट रिएक्शन में। तो आप कहीं पे लिख लो कि इन इनडायरेक्ट रिएक्शन, इन इनडायरेक्ट रिएक्शन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? बढ़े आगे, हटा दे। अब हम चलते हैं कुछ काम की बातें पढ़ के।
इनडायरेक्ट सेल पे चले जाएंगे। अब ध्यान से देखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी पड़ेगी। जब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा तो बताओ कैथोड पे हमेशा क्या होगा? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन हो। क्लियर? कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। अब ध्यान से देखना भैया, हमने एक सेल बना लिया है और इस सेल में हमने जिंक की रॉड ली है और उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, और दूसरी साइड मैंने कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है? अब ये दोनों कंटेनर अलग अलग हैं। अब हमने सर्किट को पूरा करने के लिए क्या किया? हमने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। पर क्या सर्किट ऊपर तो देखो कंप्लीट हो गया है, पर इंटरनली अभी भी कैसा है? इंटरनली अभी भी इनकम्प्लीट है। तो इसको इंटरनली कनेक्ट करने के लिए हम इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा दें। तो पहले तो भैया ये डायग्राम बना लो। अब जो राइट हैंड वाला पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड वाला, वो हमेशा एनोड का काम करता है, और जो राइट हैंड वाला पार्ट होता है वो कैथोड का काम करता है। और ऐसा हम बाई कन्वेंशन लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि एबीसीडी में ए पहले आता है और सी बाद में आता है। अब देखना, मैं यहां पर रिएक्शन लिख रहा हूं। जब हम एनोड पे बताओ क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन। है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो सर। एनोड पर जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन में ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जो जिंक +2 है ना, वो तो सॉल्यूशन में आ गया, जिंक +2 सॉल्यूशन में आ गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे वो मेटल की रॉड पर ही रह गए। जब मेटल की रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और बढ़ने से इसके ऊपर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? हाई। और हाई पोटेंशियल का मतलब है एनोड नेगेटिव हो गया। ठीक है? अब हम चलेंगे कैथोड की तरफ। कैथोड पर जो ये कॉपर सल्फेट है, उस कॉपर सल्फेट में से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? मेटल की रॉड में से। जब ये मेटल की रॉड में से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बताओ मेटल की रॉड पर इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा? कैसे हो जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो मेटल की रॉड कैसी हो जाएगी? मेटल की रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर? मेटल की रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यहां तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रॉन कम है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होगा? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एनोड से कैथोड की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारे इधर जाएंगे, और बाई कन्वेंशन करंट उसके अपोजिट जाता है। तो जो करंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, और इंटरनल सर्किट में देखो ध्यान से कहां जाएगा? कभी कभी ये फर्जी क्वेश्चन भी आ जाता है। इलेक्ट्रॉन इंटरनल सर्किट में कहां जाएंगे?
तो एक्सटर्नल में तो जाएंगे एनोड से कैथोड की तरफ, और इंटरनल में कैथोड से एनोड की तरफ। एनोड की तरफ। तो यहां साइड में लिख लो, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन एक्सटर्नल सर्किट। क्लियर? वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम cathode to anode, cathode to anode in internal circuit। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है? हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो ये हमारी इक्वेशन ये बन गई, कॉपर और जिंक प्लस 2। कोई डाउट है इतने में? इतना कॉपी कर लो तो भैया बता दो। बढ़े आगे? जी सर। अब कोई बच्चा क्वेश्चन कर सकता है कि जिंक प्लस 2 में क्यों कन्वर्ट हुआ, और दूसरा बच्चा क्वेश्चन कर सकता है कि कॉपर प्लस 2 कॉपर में क्यों कन्वर्ट हुआ। तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसमें स्टार्टिंग में ही हमने एक लाइन लिखाई थी, और वो लाइन ये थी कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू नेगेटिव हो तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि Zn प्लस 2 जिंक से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसकी कोशिश रहती है कि मैं किस में बदल जाऊं, Zn+2। मैं जिंक प्लस 2 में बदल जाऊं। ठीक है? और कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट होती है, तो इसकी कोशिश होती है कि मैं कॉपर में बदल जाऊं। क्लियर? तो हमें यहाँ पर जो दो क्वेश्चन बच्चों ने क्रिएट किए थे उनके आंसर मिल गए हैं कि जिंक Zn प्लस 2 में क्यों बदला, और कॉपर प्लस 2 कॉपर में क्यों बदला। ठीक है? तो हम यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिख सकते हैं, एनोड किसका बनाएंगे, एनोड हम उसका बनाएंगे, ठीक है ना, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, ज्यादा। कम होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। पर हम नेगेटिव लिख देंगे तो तुम पॉजिटिव वाले को एनोड नहीं मानोगे, कम होना चाहिए। और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसलिए हमने जिंक का तो एनोड बनाया है, और कॉपर का हमने कैथोड बनाया। क्लियर? है? इतना हो गया भैया?
यहां तक हो गया। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट। अब ध्यान से देखना भैया, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और करंट इधर जा रहा है। अगर हर्षित हम यहाँ वोल्टा मीटर लगा दें, क्या लगा दें? तो बताओ वोल्टा मीटर की निडल किधर जाएगी? चल दीक्षा तो बता, तो केमिस्ट्री की क्लास में छोड़ छोड़ के फिजिक्स की क्लास में जाती है, तो ये बता दीक्षा। दीक्षा, हर्षित, यस सर। बता बेटा। ये वोल्टा मीटर अगर लगा दें तो इसकी जो निडल होगी वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में जाएगी या करंट की डायरेक्शन में? कर पक्का? कॉपी पे लिख सकती है अपने पे है? ओके। तो बता वोल्टा मीटर बेटा किसका क्या बताता है हमको? है करंट की डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन? है जल्दी बोल बेटा, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते भाई। या तो गलत होगा या सही होगा। हर्षित, सर करंट। तो कॉपी पे लिख ले वोल्टा मीटर करंट बताता है अपनी कॉपी पे। हर्षित, करंट हर्षित, एमीटर बताता वोल्टा मीटर क्या बताता है? तो हमें ये बता दे बस। और इसकी सुई कहाँ जाएगी? फंक्शन ही नहीं पता सर, बताऊंगा कैसे? ये भी बात सही है। योगिता, कोई पोटेंशियल आइडिया बताता है सर। है? वोल्टामीटर पोटेंशियल बताता है। वोल्टा मीटर पक्का? वोल्ट मीटर हाँ, होगा ना? क्योंकि धारा तो वो एमीटर बताती है। है वोल्ट मीटर। क्या? तो बताते हैं कि वोल्टा मीटर में सुई नहीं होती। वोल्टा मीटर उस बाल्टी को कहते हैं जिसमें हम पानी गर्म करते हैं। कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें एक इलेक्ट्रोड और एक कैथोड हो, एक कैथोड और एक एनोड हो, उसे वोल्टा मीटर कहते हैं। जो तुम देख रहे हो ना, इसी को कहते हैं भांग खा के पढ़ना। जो तुम सोच रहे हो ना वो वोल्ट मीटर होता है। ऐसे भी डूबते हैं। और फिर बच्चा मालूम क्या कहेगा? टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ा। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल बताता है, वोल्टा नहीं। और एमीटर करंट की डायरेक्शन लगाता है, बताता है। तो फाइनली हम एमीटर लिख दें क्या? है? हाँ, अब एमीटर लगा दिया तो किसकी डायरेक्शन बताएगा? करंट की। हर्षित, है करंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन पक्का? पक्की बात? तो कहीं पे लिख लो क्वेश्चन। फिजिक्स वाले टीचर का खून पीना। एमीटर क्या बताता है, वोल्ट मीटर क्या बताता है, और गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? लिख लो, थोड़ा फिजिक्स का भी खून पिया करो। फिजिक्स वाले डरा के रखते कि कहीं बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ ले। सही है ना? बच्चा डरेगा नहीं तो रोज क्वेश्चन पूछेगा। रोज क्वेश्चन पूछेगा तो टीचर को प्रॉब्लम होगी। मालूम है टीचर बच्चा उसी टीचर की ज्यादा इज्जत करता है जो ज्यादा ज्यादा टफ पढ़ाता टफ नहीं पढ़ाते, मतलब उनसे पूछो ना तो वो बोलते हैं, फिर तो वो भी समझ नहीं आया, अरे वो समझ आ। है। या फिजिक्स के टीचर से क्वेश्चन पूछो ना तो पहले वो पीछे का पूछता है, वो आता है क्या? वो बोलते हैं, पीछे का भी समझ नहीं आया। ओके।
हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो अब मीटर समझ आ गया फाइनली। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पोटेंशियल नापता है, मीटर करंट, और गैल्वेनोमीटर हर्षित स्मॉल सर, है। स्मॉल सर। ओके, अब देखो हम चल रहे हैं सॉल्ट ब्रिज की तरफ। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? ये जो लगा हुआ है ये वाला पार्ट, ये सॉल्ट ब्रिज है। और इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, एक यू ट्यूब लेते हैं। दीक्षा वो वाली यूट्यूब नहीं देखने वाली है ना, एक यूट्यूब लेते हैं और इस यूट्यूब में सॉल्ट को फिल कर देते हैं, सॉल्ट प्लस आगर आगर। ओके, ये क्या एक बॉटनिकल प्रोडक्ट है, और ये एल्गी से निकलता है या फंगस से? हर्षित, ये बॉटनी वाले टीचर का खून पीना लिख लो। अगर अगर कहां से निकलता है? हर्षित, हर्षित एलजी। है एल्गी से पक्का। तो सॉल्ट को अगर अगर में मिलाकर कैसी स्टेट में भरते हैं? सेमी सॉलिड स्टेट में भर देते। कैसी स्टेट में भर देते हैं? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड स्टेट में फिल कर देते। सेमी सॉलिड स्टेट में इसलिए भरते हैं कि बाद में इस यूट्यूब को कैसा करके लगाया है हमने, उल्टा करके। उल्टा। अगर इसमें लिक्विड भर देंगे तो सारा लिक्विड बह जाएगा, और अगर हमने इसमें सॉलिड ठूस ठूस के भर दिया तो आयंस का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो कैसी स्टेट में लेते हैं? सेमी सॉलिड की। अब यहां पर फिर क्वेश्चन बनता है कि जो सॉल्ट लेते हैं इसमें, उसमें क्या क्या खास बातें होनी चाहिए है? क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, कोई बता सकता है? सॉल्ट सुंदर होना चाहिए ऐसे करके इलेक्ट्रोड के है। साथ रिएक्ट नहीं करे। तो पहली कंडीशन तो ये है, नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोड, नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोड। इसकी इलेक्ट्रोड के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। सॉल्ट की इलेक्ट्रोड से कोई भी रिएक्शन अगर हो गई तो इलेक्ट्रोड ही खराब हो जाएगा, सेल बंद हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो सॉल्ट, जैसे हमने KCl लिया है, तो दोनों की आयोनिक मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लो कैटायन एंड एनायन आयोनिक मोबिलिटी सेम, आयोनिक मोबिलिटी सेम, मतलब उसकी आयोनिक चालकता समान होनी चाहिए। और ये कॉम्पिटिटिव के लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है। तो फिर कोई बच्चा कहेगा कि आयोनिक मोबिलिटी सेम क्यों होनी चाहिए? ओके, तो कोई बता सकता है आयोनिक मोबिलिटी सेम क्यों होनी चाहिए? कभी तेने इससे पहले पढ़ा है? उदासीनता बनाए रखने के लिए। ठीक है ना, तो आयोनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। और ये हम इसके फंक्शन में अभी पढ़ने वाले। क्लियर? तो हमने सॉल्ट ब्रिज बना लिया है। सॉल्ट ब्रिज बनाने में क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है, सावधानियां रखनी है, वो नीचे लिख ली है मेन। बाकी हो सकता है और भी हो, पर फालतू है वो। अब इसका हम पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज कि आखिर सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, हमने इसको डाला क्यों है। इसका पहला फंक्शन है कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट द सर्किट।
ये सर्किट को पूरा करता है। इसका पहला काम है सर्किट को पूरा करना, परिपथ को पूरा करना। अगर हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो सेल रिएक्शन पूरी नहीं होगी। अब इसका दूसरा फंक्शन है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लाना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, अंग्रेजी में तो लिखेंगे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और हिंदी में लिखेंगे इलेक्ट्रिकल उदासीनता लाना। तो अभी हमने हिंदी वाला लिख दिया है क्योंकि आगे मेंटेन के लिए जगह नहीं छोड़ी हमने। अब ध्यान से देखना कैसे ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लाता है। तो यहां पे समझाता हूं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन से Zn+2 इधर बढ़ते जाएंगे, एनोड वाले चैम्बर में बढ़ते जाएंगे और एक दिन खूब सारे Zn+2 हो जाएंगे। तो पूरा एनोड के कंपार्टमेंट पे कैसा चार्ज आ गया? ये प्लस चार्ज है और यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। Zn+, Excuse me, sir. और वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर फोन पे है। हाँ भैया, भैया वापस आ जाना। आ गए क्या? यस सर। आवाज आ रही है? नहीं, जी हमारी तो आती है उसकी। हेलो, आ रही है सर। ठीक है। हमें नहीं आती तुम्हारी आवाज। तो देखते कि हमारे इससे तो कनेक्शन नहीं लूज हो जाता। एक सेकंड है ना। हेलो, देखो तो इस वाले चैम्बर में Zn+2 एक्यूमुलेट होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जाना ही बंद हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का जाना बंद हो जाएगा तो सेल भी काम करना बंद कर देगा। इधर दूसरे कैथोड वाले चैम्बर में सल्फेट आयन एक्यूमुलेट होते जाएंगे। सल्फेट आयन के एक्यूमुलेट होने से पूरा कैथोड का चैम्बर नेगेटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा और ये इलेक्ट्रॉन को, और सेल बंद हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो तब सॉल्ट ब्रिज के आयंस हेल्प करेगी। ये Cl- इधर जाएगा और इस Zn को ZnCl2 में कन्वर्ट करके न्यूट्रल कर दे और ये K+ इधर जाएगा और इस सल्फेट को न्यूट्रल कर दे। तो दोनों चैम्बर न्यूट्रल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वापस नहीं, कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। ये तो सब साइमल्टेनियसली हो रहा है। अगर इनमें से एक भी प्रोसेस बंद हो जाएगा तो सेल काम करना बंद कर। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर, ठीक है। और इसका तीसरा फंक्शन है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल प्रिवेंट कर, ठीक है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है।
तो हमने यहाँ पर सीखा है सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज कैसे बनाते हैं, सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, ठीक है ना, और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या। अब ये सारी रिएक्शन एक साथ होती है, जब ये ऑक्सीडेशन होगा तभी इसका रिडक्शन होगा, तभी सॉल्ट ब्रिज काम करेगा। इसमें से अगर एक भी बैलेंस टूट गया तो सेल रिएक्शन बंद हो जाएगी, सेल में से एनर्जी आना बंद हो जाएगी। अब हम एक सेल बनाना चाहते हैं जिसकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग एज हो, हम बनाए और बच्चों के बच्चे तक यूज करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लॉन्ग लाइफ ऑफ सेल, लॉन्ग लाइफ ऑफ सेल। सेल की लंबी आयु के लिए क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुनना। यहाँ जिंक की रॉड गलती जा रही है क्योंकि इसमें से आयन से जा रहे हैं, तो एनोड कैसा लेना चाहिए, पतला या मोटा, तो एनोड मोटा होना चाहिए, एनोड थिक होना चाहिए, ठीक है। धीमे धीमे ये इलेक्ट्रोलाइट के आयन इधर जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो जाएगा, खत्म। और यहाँ पर ये कॉपर डिपोजिट हो रहा है कैथोड पे, तो कैथोड और सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए, दोनों का ही काम ज्यादा होना चाहिए, कॉपर का भी, कैथोड एंड सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, हाई, क्लियर। तो इन दोनों का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। जब ये खूब सारा होगा, जिंक का एनोड मोटा होगा और ये आयन खूब सारे होंगे, तो लगातार रिएक्शन चलती रहेगी और ये सेल हमको जीवन भर एनर्जी देता रहे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो भैया बता दे। प्रैक्टिकली पॉसिबल है प्रैक्टिकली कैसा ये लॉन्ग लाइफ ऑफ हो सकता है, खूब बड़ा एक कमरे में तो जिंक का एनोड लगा दें और एक तालाब में कॉपर सल्फेट डाल दें और एक नदी से दोनों को जोड़ दें, KCl की नदी, इतना लंबा, ठीक है। तो भैया ये हो गया हमारा सेल। अब हम चलते हैं आगे। अरे मैं बोल रही थी इसमें क्वेश्चन फिगर में ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या टिक करूँ, और क्वेश्चन फिगर में ऑप्शन ही नहीं है। अब हम चलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, और हिंदी में कहते हैं सेल का निरूपण, सेल का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो सेल को कैसे लिखते हैं देखना। सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखी जाती है, फिर दोनों के बीच में एक डबल लाइन मारी जाती है जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, और फिर ऑब्वियसली किसकी रिएक्शन लिखी जाएगी, इधर कैथोड की रिएक्शन को लिखा जाएगा। अब एनोड पे कैसे रिएक्शन लिखी जाएगी, पहले रिएक्टेंट लिखेंगे फिर उसका प्रोडक्ट लिखेंगे, और कैथोड पे भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। एनोड पे क्या हुआ है वो पहले यहाँ लिखेंगे फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम साइड में जा रहे हैं और जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था उसी को वापस आपको करके दिखा। ये वाली रिएक्शन एनोड पर होती है और ये वाली रिएक्शन कैथोड पर होती है।
तो बताओ एनोड पर क्या हुआ है? जो जिंक था वो Zn+2 में कन्वर्ट हो गया, बीच में सॉल्ट ब्रिज। फिर कैथोड पे क्या हुआ? Copper+2 कॉपर में कन्वर्ट हो। इनके नीचे इनकी स्टेट जो भी है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, वो इनके नीचे मेंशन कर। तो हमने यहाँ पर सेल रिएक्शन को लिखना सीख लिया। क्लियर है? अगर कोई गैस होगी तो उसकी जगह, सॉलिड की जगह गैस, लिक्विड जो भी होगा वही लिखी। आगे बढ़े बेटा। उसके बाद अब इसका E0 सेल कैसे निकालेंगे? तो हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था। E0 सेल निकालने के लिए E कैथोड में से E एनोड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैथोड में से एनोड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर एक नोट याद रखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ऑलवेज यूज, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। राजस्थान बोर्ड की किताब में यहाँ पर प्लस साइन लगा देते हैं। जब यह प्लस साइन लगा होगा तो इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करेंगे। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो ये उसको ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन में बदल देगा, आपको बदलने की नीड नहीं है। इसलिए ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर है उस फॉर्मूले। यहाँ पर देखो जिंक की वैल्यू गिवन है और कॉपर की भी वैल्यू गिवन है। तो बताओ किसकी वैल्यू में से माइनस करेंगे? कॉपर की वैल्यू में से जिंक की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर। तो 0.34 माइनस 0.76 और 1.10 वोल्ट हो जाएगा। 1.10 वोल्ट। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है क्या? बढ़े आगे। तो E0 सेल निकालने के लिए कैथोड की वैल्यू में से एनोड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। E0 सेल वैल्यू not depends upon number 1 temperature, number 2 concentration, number 3 stoichiometry। स्टोइकोमेट्री का मतलब मोल मान लो, मतलब ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ E0 सेल की वैल्यू नेचर ऑफ मेटल्स पर डिपेंड करती है। अगर हम मेटल ही बदल दें तब ही E0 की वैल्यू चेंज होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि E0 सेल पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, खुद होगी, सेल एनर्जी देगा, बाजार में बिकेगा। और अगर E0 सेल की वैल्यू नेगेटिव हुई तो सेल एनर्जी नहीं देगा, उसको बनाने वाला गणेश जी के मंदिर पे बर्तन लेके बैठा हुआ। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा ई पॉजिटिव हुई तो अभी स्पॉन्टेनियस। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और भी आता है जो बताया था, अगर E0 सेल पॉजिटिव होगा तो G0 हमेशा नेगेटिव होगा। कहीं पे लिख लो, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ।
इसको हटा रहा हूं। इज ई नॉट सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो डेल्टा जी नॉट हमेशा नेगेटिव होगी। कोई डाउट? योगिता, नो सर। योगिता, वैसे ये वाला बोर्ड बढ़ गया। ठीक है, तो ये ई नॉट सेल निकालने का प्रोसेस है, क्योंकि इससे आगे का टॉपिक अब हो नहीं पाएगा, इसलिए कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चल रहे हैं आगे, इससे आगे पढ़ने। एक लाइन और पढ़ा देते हैं, फिर कल पढ़े। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हिंदी में कहते हैं एकल इलेक्ट्रोड विभव। एकल इलेक्ट्रोड विभव। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है देख लो। हमने एक मेटल लिया और उस मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया। तो हमने जिंक की रॉड को लिया और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो दिया। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो दिया। जब हमने इसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो दिया तो या तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा और या फिर रिडक्शन होगा, पर क्योंकि ये कहीं जुड़ा नहीं है, किसी से अटैच नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो हम मेजर कैसे करें? ठीक है ना। तो होता क्या है, तो होता क्या है हम लिख लेंगे मेटल रॉड डिप इन, हिंदी में भी बोलते हैं भैया, मेटल रॉड डिप इनटू ओन सॉल्ट सॉल्यूशन। धातु की छड़ को, मेटल की रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। सो ए पोटेंशियल डेवलप, सो ए पोटेंशियल डेवलप ऑन interface of metal called single electrode potential। फिर से हिंदी में रिपीट कर रहा हूं। जब हम एक धातु की छड़ को उसके लवण विलयन में डुबोते हैं तो उसकी सतह पर एक विभवांतर बल उत्पन्न हो जाता है। एक विभवांतर बल उत्पन्न हो जाता है जिसको हम एकल इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और नोट करने वाली बात यह है, इसको सीधा मेजर नहीं कर सकते, इसको सीधा नहीं नाप सकते। इसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। डायरेक्ट मेजर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कहीं भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो फिर बच्चा हमको पूछेगा कि भैया कैसे कर सकते हैं मेजर। तो इसको मेजर करने के लिए हमें ये नोट याद करना पड़ेगा। इट इज कैलकुलेटेड, it is calculated with a reference electrode। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो बच्चा फिर पलट के क्वेश्चन मार देगा क्या कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जिसका पोटेंशियल हमें पता हो। क्या रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है
पोटेंशियल हमें बताओ। तो जब हम किसी सिंगल रॉड का निकाल ही नहीं सकते तो फिर पता कैसे लगेगा? काफी दिनों तक ये गुत्थी उलझी रही और फिर 10-5 लोग मिले पढ़े लिखे और उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन का 0 मान लेते। कितना मान लेते? तो एक बार क्वेश्चन आया कि हाइड्रोजन का 0 क्यों होता है? हाँ, 1999 में क्वेश्चन आया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 क्यों होता है? तो आंसर आया बाय कन्वेंशन। मान लिया है। जैसे हम पास होते हैं तो कितने पे पास होते हैं? 33.3। कल को कोई बच्चा कहे कि हम इसी पे क्यों पास होते हैं? इट एज्यूम, ये एज्यूम कर लिया है कि जिसके नंबर इससे ज्यादा आएंगे वही पास होगा। तो दिस इज एजम्पशन। कल को गवर्नमेंट नीचे गिरा दे कट ऑफ, जैसे नीट में करती है, 15% वालों को भी भेज देती है लेटर। मालूम है क्यों भेज देती है? इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ जाते। पेमेंट सीट पे दे देती है। नहीं, पेमेंट सीट पे नहीं दे देती। फिर वो अगर 15% पे दे देता है तो इनके घर चिट्ठी आ जाती है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया। फिर इनका बच्चे माँ बाप क्या करते हैं, खुद मम्मी और बच्चा 3 जने प्लेन में बैठ के बाहर जाते हैं और 1 लाख रुपए खर्च करके वापस आ जाते। 1-2 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट को एयर फ्लाइट में टिकट में पैसा मिला, होटल वाले को होटल का पैसा मिला, सब खुश, बच्चा भी खुश कि अपन गए मेडिकल की। जब सब हैप्पी है तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना हैप्पीनेस फैलाई जाए। तो बाकी भैया कल पढ़ेंगे तो है, ठीक है।